हम कर रहे हैं 11th होम साइंस का चैप्टर नंबर 10 विविध संदर्भों में सरोकार और आवश्यकताएं। इसके अंतर्गत हम कर रहे हैं इसका 5वां भाग भारत की वस्त्र परंपराएं। पिछले वीडियोस में हमने बात की थी 3 मुख्य रेशों की, कपास की, ऊन की और रेशम की। आज के वीडियो में हम बात करेंगे रंगाई की। तो आइए शुरू करते हैं। देखिए, भारत में रंगाई का इतिहास बहुत पुराना है, यानी बहुत लंबे समय से ही भारतीय रंगाई की जो प्रक्रिया थी उसमें निपुण थे, उसमें पारंगत थे। और 19वीं जो शताब्दी थी, यानी 19th सेंचुरी के मध्य के पहले से जो रंग थे उनका जो सोर्स था वो नेचुरल था, यानी रंग केवल और केवल प्राकृतिक स्रोतों से प्राप्त किए जाते थे। प्राकृतिक स्रोत जैसे कि पादपों की छाल है, तना है, बीज है, फूल है ना, अलग अलग पेड़ों के जो भाग हैं उनसे रंग किया जाता था। अधिकांश रंग पादपों की जड़, छाल, पत्ते, फूल और बीज आदि से लिए जाते थे। इतना ही नहीं, कुछ इंसेक्ट्स यानी कुछ कीड़े भी ऐसे थे और कुछ खनिज भी ऐसे थे जिनसे कपड़े को रंगा जाता था। कुछ कीटों और खनिजों से भी रंग मिलता था। पुराने नमूनों के विश्लेषण से प्रमाणित होता है, यानी जितने भी हमारे पास इतिहास में पुराने नमूने हैं, अगर उनका एनालिसिस किया जाए तो हमें पता चलता है कि भारतीयों को पूरा ज्ञान था किसका, रंगों के रसायन का और पक्के रंग की विशेषता के लिए विख्यात वस्त्रों के उत्पादन में रंग के अनुप्रयोग की तकनीकों का। यानी भारतीयों को वो सारी टेक्निक्स पता थी कि रंगाई कैसे की जाती है, कपड़ों पर पक्के रंग का प्रयोग कैसे किया जाता है, और इसके लिए भारतीय का जो कपड़ा था वो बहुत ज़्यादा विख्यात था। इंडियंस का जो फैब्रिक था वो पूरे विश्व में निर्यात किया जाता था। ठीक है, अब सबसे पहले हम बात कर लेते हैं रंग रोधी रंगाई वाले वस्त्र, यानी कि रेसिस्ट डाइड फैब्रिक। देखिए, क्या है ये रेसिस्ट डाइड फैब्रिक? इसमें क्या किया जाता है, कपड़े के या धागे के जिस भाग को हमें नहीं रंगना उसे धागे से बांध दिया जाता है, यानी कि कुछ भाग को रंगने से रोक दिया जाता है और वो अपना मूल रंग बनाए रखता है और बाकी जिस पे हमें रंग रखना है उस पे रंग दिया जाता है। इस तरह से अलग अलग डिज़ाइन तैयार हो जाते हैं। इसी को हम कहते हैं रंग रोधी रंगाई, यानी कि रेसिस्ट डाई। रंग के साथ डिज़ाइन बनाने का सबसे ये पुराना रूप है, यानी ये कोई नया बात नहीं है, कोई नया रूप नहीं है, बहुत पुराने टाइम से ये रंगाई की जा रही है। रंगाई की कला में निपुण होने के बाद यह पता चला होगा, यानी हम बात कर रहे हैं ना कि भारतीयों को पहले से ही पता था, लेकिन पहले उन्हें सिर्फ पूरे वस्त्र पे रंग रंगना आता था। तो जब वो इस कला में निपुण हो गए तब उन्हें इस बात का ज्ञान हुआ होगा कि अगर कपड़े के कुछ हिस्से को रंग सोखने से हम रोक लें, यानी कुछ हिस्से को किसी तरह से रोक दिया जाए कि उस पर रंग ना लगे, तो वो अपना मूल रंग बनाए रखेगा और बाकी पे सुंदर डिज़ाइन आ जाएगा। यदि कपड़े के कुछ हिस्सों को रंग सोखने से रोक दिया जाए तो वे अपना मूल रंग बनाए रखेंगे और इस प्रकार डिज़ाइन वाले दिखाई देंगे। ये इस बात का जैसे ही भारतीयों को एहसास हुआ तो उन्होंने फिर रंग रोधी रंगाई शुरू कर दी। अब ये जो रोध की सामग्री थी, यानी रेसिस्ट किससे किया जाता था, धागे से यानी थ्रेड से, कपड़े के टुकड़ों से, फैब्रिक के पीसेस से और मृदा से या मोम जैसे पदार्थ से भौतिक प्रतिरोध उत्पन्न किया जाता था, यानी कि फिजिकल रेसिस्टेंस। जिससे क्या होता था, मोम की परत लगा दी, धागे से बांध दिया या फिर कपड़े के टुकड़े का प्रयोग करके अलग अलग तरीके से टाई एंड डाई की जाती थी। टाई यानी कि बांधना और डाई यानी कि रंगना, इसी को हम कहते हैं टाई एंड डाई। रोध की सबसे अधिक प्रचलित विधि धागे से बांधने की है। ठीक है, धागा यानी कि थ्रेड का इस्तेमाल करके जिस वस्त्र पर जिस भाग पर हमें रंग नहीं रंगना उसको कसकर बांध दिया और बाकी को फिर रंग दिया जाता है। भारत में बनाए जाने वाले टाई एंड डाई कपड़ों की 2 विधियां हैं, एक है फैब्रिक टाई एंड डाई और दूसरी है धागा टाई एंड डाई। आपसे पूछा जा सकता है कि रंग रोधी रंगाई की कौन सी 2 विधियां हैं, तो कौन सी है, फैब्रिक और थ्रेड, कपड़ा और धागा टाई एंड डाई। दोनों ही मामलों में जिस भाग पर डिज़ाइन बनाना है उसके चारों ओर कस कर एक धागा लपेट दिया जाता है और फिर उसको रंगा जाता है। अब
रंगाई की प्रक्रिया के दौरान जो बंधा हुआ भाग है वो अपने मूल रंग को बनाए रखता है। सूखने पर फिर क्या किया जाता है, बंधे हुए कुछ भाग तो खोल दिए जाते हैं और कुछ अन्य भाग हैं उनको बांध दिया जाता है और फिर से रंगा जाता है। अब प्रक्रिया को और अधिक रंगों के साथ दोहराया जा सकता है, लेकिन किया क्या जाता है, पहले लाइट कलर्स का यूज़ किया जाता है और उसके बाद डार्क कलर का यूज़ किया जाता है, यानी उत्तरोत्तर हल्के से गहरे रंग की ओर अग्रसर होते हैं। और देखिए ये जो टाई एंड डाई है, ये प्रक्रिया के साथ साथ इसका अनुष्ठानिक महत्व भी है, यानी ये हिंदुओं की रिलीजन से, उनके रिलीजियस सेरेमनी से जुड़ी हुई है। कैसे, आपने देखा होगा जब भी हिंदुओं में किसी शुभ कार्य की शुरुआत की जाती है, कोई उत्सव है, शादी है, त्यौहार है, कोई भी अच्छा कार्य है, तो उससे पहले कलाई पर एक धागा बांधा जाता है जिसे हम कहते हैं मौली। और वो जो मौली है वो 3 कलर्स की होती है, उसमें थोड़ा सा लाल रंग होता है, थोड़ा सा पीला रंग होता है और थोड़ा सा सफ़ेद रंग होता है एक ही धागे में। तो वो भी कौन सी प्रक्रिया है, टाई एंड डाई ही प्रक्रिया है। जैसा कि लिखा भी हुआ है कि हिंदुओं में किसी भी धार्मिक अनुष्ठान से पहले कलाई पर बांधा जाने वाला जो धागा है टाई एंड डाई से ही रंगा होता है। कौन कौन से रंगों में, सफ़ेद, पीले और लाल रंगों में। अगर आपसे पूछा जाए टाई एंड डाई का अनुष्ठानिक महत्व लिखिए, तो आपको सिंपल सी लैंग्वेज में लिखना है इसी बात को जो अभी बताई गई है। विवाह समारोह में टाई एंड डाई वाले कपड़ों को शुभ माना जाता है। देखिए कुछ परिवारों में तो जो दुल्हन की पोशाक है, दूल्हे की पगड़ी है और भी बहुत सारे वस्त्र हैं, वो इसी प्रक्रिया के ही इस्तेमाल किए जाते हैं, किसके, टाई एंड डाई के। और राजस्थान में तो ये टाई एंड डाई बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध है। अब हम बात कर लेते हैं, हमने 2 विधियां बताई थी, एक तो फैब्रिक पे जब हम टाई एंड डाई करते हैं कपड़ा, और दूसरी धागे पर। तो सबसे पहले हम कपड़ा टाई एंड डाई की बात कर लेते हैं। बंधनी, चुनरी और लहरिया कुछ इस डिज़ाइन वाले वस्त्रों के नाम हैं जिनमें कपड़े को बुनने के बाद टाई डाई द्वारा पैटर्न बनाए जाते हैं। देखिए ये कुछ कपड़े हैं जो इस प्रक्रिया से बनाए जाते हैं, जिसमें है बंधनी, चुन्नी और लहरिया। देखिए लहरिया जो है वो राजस्थान में इतना प्रसिद्ध है कि सावन के महीने में जो महिलाएं हैं, लड़कियां हैं, वो लहरिये के वस्त्रों का बहुत अधिक प्रयोग करती हैं। लहरिये की साड़ी पहनती हैं, लहरिये की चुनरी पहनती है, लहरिये के बहुत सुंदर सुंदर सूट, कुर्ते, इनका बहुत अधिक प्रयोग किया जाता है। आपने देखा भी होगा सावन के महीने में अगर आप राजस्थान में देखें, इस तरह के डिज़ाइन, इस तरह के डिज़ाइन है ना, या इस तरह से लहरिया अलग अलग रूपों में आड़ी और तिरछी लाइनें होती हैं। ठीक है, अब टाई एंड डाई का एक विशेष डिज़ाइन है बंदेज। बंदेज में क्या किया जाता है, बहुत छोटे छोटे बहुत सारे बिंदु होते हैं जिनकी काउंटिंग नहीं की जा सकती, यानी असंख्य बिंदु होते हैं। और एक अन्य लहरिये के प्रकार का होता है जहाँ पैटर्न तिरछी धारियों के रूप में होते हैं। मैंने अभी आपको बताया ना, विशेषकर सावन में ये जो तिरछी धारियों वाला लहरिया है इसका बहुत अधिक प्रयोग किया जाता है। गुजरात और राजस्थान इस प्रकार के कपड़ों के घर हैं। राजस्थान के साथ साथ अगर कहीं बंदेज का, लहरिये का प्रयोग किया जाता है तो वो क्या है, गुजरात। आपसे पूछा जा सकता है, अगर आप राजस्थान के हैं तो आपको अच्छे से पता होगा, और राजस्थान के अलावा कहाँ से ये प्रयोग किया जाता है, गुजरात में सबसे अधिक। ठीक है, गरबा, जब नवरात्रि में गरबा उत्सव वगैरह होते हैं तो उस समय भी ये टाई एंड डाई वाले कपड़े हैं, ये बहुत ज़्यादा प्रयोग किए जाते हैं। अब हमने बात की तो एक हमारी विधि थी कपड़े पर, यानी पूरे के पूरे कपड़े को टाई एंड डाई विधि से रंगा जाता है। अब धागा टाई एंड डाई में क्या होता है, इसमें धागा टाई एंड डाई डिज़ाइन वाले कपड़े बनाने की एक जटिल प्रक्रिया है और इन्हें क्या कहा जाता है, एकात कपड़े या एकत कपड़े कहा जाता है। इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपसे पूछा जा सकता है कि एकत कपड़े या एकात कपड़े किसे कहा जाता है। ठीक है, ये कपड़े एक तकनीक द्वारा बनाए जाते हैं। इसमें क्या किया जाता है, कपड़ा बनने से पहले जो हमारा थ्रेड है, धागा है, उसको रंगा जाता है। यानी अभी हमारा कपड़ा नहीं तैयार हुआ, हमारे पास केवल धागा है, तो उसी समय हम इस प्रक्रिया को अपना लेते हैं। क्या किया जाता है, ताने के धागों को, बाने के धागों को या दोनों को बुनाई से पहले टाई एंड डाई कर लिया जाता है। हमने बात की थी हमारे 5th चैप्टर में, आपको याद होगा, हमारा वाप यान एंड वेफ्ट यान, जिसे हम कहते हैं ताने का धागा और बाने का धागा। ये होता है हमारा
ताने का धागा जो कि लंबाई और चौड़ाई को निर्धारित करता है कपड़े की, ठीक है, जिसे हम कहते हैं वापयान। और ये होता है हमारा वेफ्ट यान यानी कि बाने का धागा जो कि फिलिंग यान या पूरक सूत भी कहा जाता है। तो किया क्या जाता है, या तो केवल इसको रंग लिया जाता है या केवल इसको रंग लिया जाता है या दोनों को ही बुनाई से पहले रंग लिया जाता है। अब इस प्रकार जब कपड़े को बुना जाता है तब धागे के रंगे हुए स्थानों के आधार पर एक विशिष्ट पैटर्न बन जाता है, यानी अलग अलग तरह के डिज़ाइन तैयार होते हैं। अब देखिए, जिसे हमने कहा था इकत, इसके भी अलग अलग प्रकार होते हैं। एकल इकत होता है। एकल इकत में क्या होता है, केवल एक ही धागे को या तो ताने का धागा ले लिया जाता है या बाने का धागा ले लिया जाता है और उसकी रंगाई कर दी जाती है। उसे हम क्या कहते हैं, एकल इकत। यानी कि हमने केवल या तो इसको रंग लिया या केवल इसको रंग लिया, तो उसे हम क्या कहेंगे, एकल इकत, या तो ताने का धागा या फिर बाने का धागा। अब दोहरा इकत कौन सा होता है, अगर दोनों धागों को इस प्रकार रंगा गया हो तो उसे हम क्या कहते हैं, या तो संयुक्त इकत कहते हैं या क्या कहते हैं, दोहरा इकत। अब ये क्या होता है, दोनों ही धागे अलग अलग पैटर्न बनाते हैं। तो इकत कपड़े हमारे पास कितने तरह के हो गए, 2 तरह के, एकल इकत और दोहरा इकत, या जिसे हम कहते हैं संयुक्त इकत। पूछा जा सकता है शॉर्ट क्वेश्चंस में आपसे, ठीक है, अपनी नोटबुक में ज़रूर नोट करना है आपको इसको। अब इकत का जो कारीगर होता है वो केवल रंगाई की कला में ही निपुण नहीं होता, बल्कि उसको जो बुनाई है, वीविंग है, उसका भी बहुत अधिक ज्ञान होता है। इस प्रक्रिया में बनाए जाने वाले वस्त्र के लिए अपेक्षित ताने और बाने के धागे की मात्रा की गणना करनी होती है। यानी कि जब धागा टाई एंड डाई किया जाता है तो जो कारीगर होता है वो निपुण होना चाहिए, तभी वो ताने और बाने के धागे की मात्रा की गणना कर सकता है, क्योंकि धागे को बांधने और रंगाई के बाद उसकी बुनाई के लिए प्रवीणता की आवश्यकता होती है, ताकि जो डिज़ाइन बनाना है, डिज़ाइन बनाने के लिए ताने और बाने के धागों का मेल बैठ सके। और निपुणता नहीं होगी तो हम डिज़ाइन तो कुछ और बनाना चाहते हैं और डिज़ाइन कुछ और बन जाएगा, यानी हम जो डिज़ाइन चाहते हैं वो नहीं बनेगा, ठीक है। तो ये बात थी हमारे इकत कपड़ों की। अब हम बात कर लेते हैं कि ये कहाँ कहाँ पर प्रसिद्ध है और किस किस रूप में प्रसिद्ध है। सबसे पहले हम बात करते हैं गुजरात की। जैसा कि मैंने आपको बताया कि गुजरात में राजस्थान के अलावा अगर कोई और क्षेत्र है तो वो क्या है, गुजरात। गुजरात में इकत बुनाई की सबसे समृद्ध परंपरा है। पटोला रेशम में बनाई गई दोहरे इकत की रंग बिरंगी साड़ी है। पटोला किसको कहा जाता है, आपने सुना भी होगा, कुछ हमारा जो साहित्य है उसमें पटोला शब्द का इस्तेमाल किया जाता है। तो पटोला क्या है, पटोला एक रंग बिरंगी साड़ी है जो किससे बनाई जाती है, रेशम से, यानी कि सिल्क से। कैसे बनाई जाती है, दोहरे इकत का प्रयोग करके, यानी इसमें ताना और बाना दोनों ही धागों को रंगा जाता है। बहुत अच्छा शॉर्ट क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट है ये कि पटोला क्या है, या पटोला हम किसे कहते हैं, किसे कहते हैं, रेशम की ऐसी साड़ी जिसमें दोहरे इकत का प्रयोग किया गया है, ठीक है। इसका निर्माण मेहसाना जिले में पाटन में केंद्रित है। कहाँ पर होता है पटोला का निर्माण, मेहसाना जिले में, और कहाँ पर, पाटन में। स्थानीय वास्तुकला से प्रेरित ज्यामितीय डिज़ाइन पैटर्न के अलावा अन्य डिज़ाइन भी हैं, यानी वहाँ की जो लोकल वास्तुकला है उससे तो डिज़ाइन प्रेरित होते ही हैं, कुछ ज्योमेट्रिकल डिज़ाइन बनाए जाते हैं, उसके साथ साथ और कौन से डिज़ाइन बनाए जाते हैं, फूल, पक्षी, पक्षु और नाच रही गुड़िया, ये सारे डिज़ाइन उसमें प्रयोग किए जाते हैं। और कलर्स कौन कौन से प्रयोग किए जाते हैं, लाल, पीला, हरा, काला और सफ़ेद, यानी ज़्यादातर डार्क कलर्स यूज़ किए जाते हैं और उनके साथ सफ़ेद रंग भी प्रयोग में लिया जाता है। वे रूपरेखा की सीमाओं से कठोरता के बिना एक दूसरे में घुल मिल जाते हैं। अब हम बात कर रहे हैं उड़ीसा की। उड़ीसा एक अन्य प्रदेश है जहाँ सूत और रेशम की इकत साड़ियाँ और कपड़े बनाए जाते हैं। उड़ीसा में जो इकत कपड़े होते हैं उसमें किसका प्रयोग किया जाता है, सूत का और रेशम का।
यहाँ इस प्रक्रिया को बंद कहा जाता है। देखिए ये जो आपका लेसन है ना, इसमें शॉर्ट क्वेश्चंस बहुत सारे हैं, तो आप वीडियो देखते जाइए, साथ साथ में पॉज करके अपनी नोटबुक में शॉर्ट क्वेश्चंस जो भी बन रहे हैं उनको नोट करते जाइए, बाद में आपको लर्न करने में बहुत ईजी होगा। तो बंद किसे कहा जाता है कि उड़ीसा में जहाँ सूत और रेशम की इकत साड़ियाँ और कपड़े बनाए जाते हैं वहाँ इन्हें बंद कहा जाता है, जो एकल या संयुक्त इकत हो सकती है। एकल इकत क्या होती थी, जहां हमने केवल या तो ताने के धागे को रंगा है या फिर बाने के धागे को रंगा है, और संयुक्त इकत में हमने दोनों ही धागों को रंगा था। पटोला की तुलना में यहाँ के डिज़ाइन कोमल और वक्र रेखीय होते हैं। पटोला, अभी अभी हमने बात की थी ना पटोला की साड़ियों की, तो पटोला के जो डिज़ाइन होते हैं और यहाँ के डिज़ाइनों में क्या फ़र्क होता है, ये वाले जो डिज़ाइन है उड़ीसा वाले, ये सॉफ्ट होते हैं और वक्र रेखीय होते हैं। उनमें छोटे प्रतीकात्मक डिज़ाइनों में बुना गया बाने का अतिरिक्त धागा भी डाला जाता है। हमने जब बुनाई की बात की थी तो हमने बात की थी जो सिंपल बुनाई है वो तो इस तरह की है, ये हो गया हमारा ताने का धागा और ये हमारा हो गया बाने का धागा, ठीक है। लेकिन कई बार क्या होता है, एक एक्स्ट्रा धागा डाला जाता है और वो सिंपल बुनाई से थोड़ा अलग होता है। अलग अलग पैटर्न बनाने के लिए, अलग अलग डिज़ाइन बनाने के लिए इस तरह की बुनाई का प्रयोग किया जाता है। तो यहाँ भी हम उसी की बात कर रहे हैं कि छोटे प्रतीकात्मक डिज़ाइन में जो बुना गया धागा होता है उसको भी साथ में बुनाई में डाल दिया जाता है, एक अतिरिक्त धागा फिलिंग यार्न के अलावा। अब हम बात कर रहे हैं किसकी, आंध्र प्रदेश की। आंध्र प्रदेश में पोचमपल्ली और केरला में सूती इकत कपड़े बनाने की परंपरा है और इन्हें किस नाम से जाना जाता है वहाँ पर, तेलिया रुमाल। किस नाम से जाना जाता है, तेलिया रुमाल। इसे भी आप नोट कर लीजिए क्योंकि हर प्रदेश में, हर जगह पर, हर क्षेत्र में इसे अलग अलग नामों से जाना जाता है। पहले हमने बात की पटोला की, ठीक है, उसके बाद हमने किसकी बात की, बंद की, और अब हम किसकी बात कर रहे हैं, तेलिया रुमाल की। अब ये जो तेलिया रुमाल है प्राय जोड़े के रूप में बुने गए कपड़े के 75 से 90 सेंटीमीटर वर्ग टुकड़ों में डिज़ाइन किए जाते थे। और मोटे कपड़ों का जो प्रयोग है वो मछुआ समुदाय द्वारा, यानी कि जो मछुआरे थे उनके द्वारा लुंगी बनाने में साफे या लंगोट के रूप में किया जाता था, और जो बारीक कपड़े थे उनका प्रयोग किस में किया जाता था, दुपट्टों या बुर्कों के रूप में। यानी कि मोटे कपड़ों का हमने प्रयोग देख लिया और पतले कपड़ों का प्रयोग देख लिया मछुआ समुदायों में। तो ये थे हमारे 3 प्रदेश और हमने बात कर ली रंगाई की। अब मैं आपको कुछ पिक्चर्स दिखा रही हूँ, आपकी बुक में भी दिए हुए हैं ये, जिससे आपको और अच्छे से समझ में आ जाएगा। देखिए ये हैं हमारे इकत कपड़े, हमने बात की थी ना इकत कपड़े जो टाई एंड डाई का हमने प्रयोग करके बनाए थे, ये भी कुछ इकत कपड़ों का ही एग्जाम्पल है। अब अगले वीडियो में हम बात करेंगे कशीदाकारी की, ठीक है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।